हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में है। हम देख सकते हैं कि नेचर हमको जितना भी चीज़ प्रोवाइड करे, चाहे लैंड, चाहे वाटर, या मतलब वन हो, या जो अयस्क हो, मिनरल्स हो, जितना भी चीज़ है, लेकिन उसका मतलब कब है? जबकि आदमी उपलब्ध हो। आदमी ही तो उसका उपयोग करता है। तो आदमी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है रिसोर्सेज के रूप में। तो ध्यान देने वाली बात है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज का दर्जा दिया जाता है। अब इसके बाद इसमें हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, और उसके बाद जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है फैक्ट, और कौन कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। इन सारे बातों की जानकारी आपको मिलने वाली है इसमें। साथ ही हम सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो फैक्टर है, पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है, वीडियो के लास्ट में इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन जो कंपोजिशन है, इन सारे बातों को हम इस ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है इसके माध्यम से हम समझें। तो अर्थशास्त्र और भूगोल में, यानी कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, जो मानव संसाधन होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। और हम देख सकते हैं कि नेचर ने हमको लैंड, वाटर, मिनरल या जो भी रिसोर्सेज दिया है वो तभी वैल्यूएबल है अगर आदमी उसका उपयोग करे। अगर उपयोग नहीं करता है आदमी तो फिर वो उसका संसाधन का कोई मतलब नहीं होता है। तो जो भी प्रकृति हमें भूमि, जल और खनिज प्रदान करती है, तो ये संसाधन तभी मूल्यवान बनते हैं जब मनुष्य इसका उपयोग करता है। इसीलिए किसी भी देश में जो मनुष्य है उसको ही हम सबसे बड़ा संसाधन कहते हैं, और अर्थशास्त्र के टेक्निकल भाषा में ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द साइज, स्किल, कैपेबिलिटीज एंड mental or physical abilities of a country's population that can be used for economical development। तो अर्थशास्त्र और भूगोल में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज होता है वो क्या होता है? कोई भी जो हमारा पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन का साइज क्या है, स्किल क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, और मेंटल फिजिकल एबिलिटीज़ क्या है पॉपुलेशन का, वही डिसाइड करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा है। तो मानव संसाधन में क्या सब आएगा? जो पॉपुलेशन है उसका साइज, उसका स्किल, कैपेबिलिटी और मेंटल फिजिकल जो उसका एबिलिटी है। तो यही मिला करके क्या इसमें हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में, इन्हीं बातों को हम पढ़ते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि यही जो कोई भी जो पॉपुलेशन होता है उसका साइज, स्किल, कैपेबिलिटी, साथ ही मेंटल और फिजिकल एबिलिटी जो होता है, वही उसी का उपयोग होता है आर्थिक विकास के लिए। अब नेचर हमको क्या सब प्रोवाइड करता है? वाइल नेचर प्रोवाइड्स लैंड, वाटर एंड मिनरल्स, these resources only become valuable when human find a use for them, therefore people are a nation's greatest resources। प्रकृति हमें क्या सब देती है? भूमि, जल, खनिज पर देती है, और लेकिन ये मूल्यवान कब होते हैं? जब आदमी इसका उपयोग ढूंढता है। तो मनुष्य को ही कहा गया है देश का सबसे बड़ा संसाधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज ही सबसे बड़ा रिसोर्सेज माना गया है। अब पॉपुलेशन से ही न बनता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तब आप समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, तो किस तरह से, कौन पैटर्न के आधार पर जनसंख्या का वितरण होता है? पृथ्वी पर जनसंख्या एक जगह नहीं है। आप देखेंगे कि पहाड़ी, पठारी और मरुस्थलीय इलाका है, टुंड्रा क्षेत्र है, बहुत ठंडा जगह है या बहुत गर्म है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगा? उतना ज़्यादा नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि 90% जो पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10 भाग में रह रहा है। तो पृथ्वी पर के सतह पर लोग एक जैसा नहीं फैले हुए हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो लोग जो फैले हुए हैं उनका जो वितरण का प्रतिरूप क्या है, पैटर्न क्या है, तो इसी को हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसको कैसे डिफाइन किया गया है? इसको डिफाइन किया गया है द वे पीपुल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस प्रकार लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं उसे ही जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। और मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस। दुनिया का 90% से अधिक जनसंख्या भूमि की सतह के लगभग 10% भाग पर ही निवास करती है। और
आपको जान करके हैरानी होगी कि दुनिया में जो 2 ही महादेश हैं, एशिया और अफ्रीका, इसमें जो सबसे ज़्यादा लगभग 3/4 लोग केवल 2 ही महाद्वीप में निवास करते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपुल लिव इन जस्ट 2 कॉन्टिनेंट्स। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और अगर मतलब सबसे क्राउडेड एरियाज़ की बात करें, घने क्षेत्र की बात, घने बसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो है साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ये सब इलाका सर्वाधिक डेंस इलाका माना जाता है। और स्पर्शली पॉपुलेटेड एरिया की बात करें, यानी कि विरल आबादी क्षेत्र, तो जो उसमें हाई माउंटेन, हॉट डेजर्ट, कोल्ड टुंड्रा रीजन, तो यहाँ पर क्या है, बहुत विरल आबादी है, रेयर पॉपुलेशन है। स्पर्शली पॉपुलेटेड एरियाज में ये सब आता है। और आपको बहुत ध्यान आश्चर्य होगा, और लेकिन ये सच्चाई है कि दुनिया के 3/4 लोग केवल 2 महाद्वीप में रहते हैं। और ये महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया और अफ्रीका। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 2 कॉन्टिनेंट्स, दैट इज एशिया एंड अफ्रीका। अब हम चर्चा कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो किसी एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल पॉपुलेशन में टोटल लैंड एरिया से भाग दे दीजिए। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो यूनिट एरिया में कितने लोग निवास कर रहे हैं, वही होता है जनसंख्या घनत्व, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब उसके बाद हमने अभी अभी जाना कि दुनिया भर में एक जैसा तो लोग नहीं रहते हैं, कहीं पर सघन है, कहीं पर विरल है, कहीं पर 1 किलोमीटर में आप देखेंगे कि 5,000 आदमी रह रहे हैं, 7,000 आदमी रहे हैं, कहीं 1 किलोमीटर में 10 आदमी रह रहे हैं, 5 आदमी रह रहे हैं। तो क्या किया जाता है, एक एवरेज डेंसिटी निकाला जाता है। एवरेज डेंसिटी की बात करें तो दुनिया भर का अगर हम एवरेज डेंसिटी निकालें तो पूरी दुनिया में 1 किलोमीटर में 51 व्यक्ति रहते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज अराउंड 50% पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम साउथ सेंट्रल एशिया की बात करें तो साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो दक्षिण मध्य एशिया का है। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, तो इसमें आता है टोपोग्राफी, यानी कि स्थलाकृति। पीपुल प्रीफर living on plains rather than mountain because plains are better for farming and industries। लोग जो पहाड़ के तुलना में मैदान में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैदान खेती और उद्योगों के लिए बेहतर है, जैसे गंगा का मैदान। फिर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो पीपुल एवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। जो सबसे ज़्यादा गर्म या ठंडा जगह को लोग एवॉइड करते हैं, तो जैसे सहारा, मरुस्थल और ध्रुवीय क्षेत्र। फिर अगर हम सॉइल की बात करें तो फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड ग्राउंड्स और फॉर एग्रीकल्चर। उपजाऊ मिट्टी जो है कृषि के लिए भूमि प्रदान करती है। फिर अगर हम वाटर की बात करें तो पीपुल प्रेफर लिविंग वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड। लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ मीठा पानी आसानी से उपलब्ध हो, जैसे नदी घाटियाँ में बहुत आप घनत्व देख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। फिर एक फैक्टर है मिनरल्स भी। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स। जहाँ पर खनिज लवण होगा वहाँ पर श्रमिक भी आएंगे और उद्योग लगाने वाले भी आएंगे। तो उद्योग लगाने वाले हों या श्रमिक हो, उसको आकर्षित करता है खनिज भंडार, यानी कि मिनरल्स वाला क्षेत्र। अब हम चर्चा करते हैं कि सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर का। तो सोशल फैक्टर में क्या सब आता है, जहाँ पर बेहतर आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा होगा वहाँ आबादी घनी होगी। और जहाँ पर धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व का क्षेत्र होगा, तो कल्चरल क्षेत्र होगा, तो वहाँ पर भी आबादी ज़्यादा होगी, जैसे वाराणसी और यरूशलेम। फिर जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर भी पॉपुलेशन होगा। इसके बाद अब हम समझते हैं पॉपुलेशन चेंज को। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है। पॉपुलेशन चेंज को समझते हैं। पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपुल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य होता है कि एक निश्चित समय के दौरान लोगों की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना बदलाव हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट होता है बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन और नेचुरल ग्रोथ रेट को समझना। बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर
1000 पे पॉपुलेशन, प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कहलाता है बर्थ रेट। और उसी हिसाब से डेथ रेट की बात करें तो द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपुल, 1000 व्यक्ति पर मरने वाले की संख्या कितनी है। उसी हिसाब से माइग्रेशन की बात करें तो मूवमेंट ऑफ पीपुल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, लोगों का किसी क्षेत्र में आना जाना माइग्रेशन कहलाता है। और नेचुरल ग्रोथ रेट का अर्थ होता है द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जितना आदमी जन्म लिया और जितना आदमी मरा, तो जितना जन्म लिया उसमें से मृत्यु दर को हम घटा लेते हैं, मरे हुए आदमी को घटा लेते हैं, तो हमारा ग्रोथ रेट निकल जाता है। फिर अब उसमें समझना है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन को। एक होता है इमिग्रेंट्स, एक होता है एमिग्रेंट्स, एक होता है इमिग्रेंट्स। तो एमिग्रेंट्स का मतलब होता है उत्प्रवासी, पीपुल हु लीव ए कंट्री, जो लोग देश छोड़ करके बाहर जाते हैं उसको हम बोलते हैं एमिग्रेंट्स, यानी कि उत्प्रवासी। और एक होता है अप्रवासी, यानी कि इमिग्रेंट्स, द पीपुल हु अराइव इन ए कंट्री, वे लोग जो किसी देश में आते हैं वो कहलाते हैं इमिग्रेंट्स। अब इसके बाद हम समझते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड पिरामिड का। द पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन। जनसंख्या संगठन का तात्पर्य जनसंख्या की संरचना, आयु, लिंग, साक्षरता और व्यवसाय आदि से है। एन इफेक्टिव वे टू स्टडी दिस इज बाय लुकिंग एट एन एज सेक्स पिरामिड। इसका अध्ययन करने के लिए प्रभावी तरीका है आयु लिंग पिरामिड को देखना। जैसे मतलब केनिया है तो वहाँ पर हम देखते हैं चौड़ा आधार, तेजी से पतला होता शीर्ष। और इंडिया की बात करें तो मध्य भाग ज़्यादा चौड़ा है। अब केनिया का स्टडी करेंगे तो उसमें हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट भी है। और भारत की बात करेंगे तो घटता मृत्यु दर है, अधिक बच्चे जीवित रहते हैं जिससे युवा कार्यबल बढ़ता है। जापान की बात करें तो नैरो बेस है, संकरा आधार है। इसमें क्या होता है कि लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट होता है, तो यानी कि कम जन्म दर और